और आइए अब बात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के हथौड़े की। योगी आदित्यनाथ का वो हथौड़ा जो अब तक बाहुबली और डॉन पर चला, लेकिन अब ये हथौड़ा दाऊद पर चला है। जी हां, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस बार दाऊद की 100 करोड़ की संपत्ति को जमींदोज कर चुकी है, ताश के पत्तों की तरह ढा चुकी है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं दाऊद का वो बहुमंजिला आशियाना, वो इमारत जिसे योगी के बुलडोजर ने गिरा दिया है। पहली तस्वीर आपके सामने ये देखिए जरा, दाऊद पर योगी का बुलडोजर चला है। ये देख रहे हैं आप, जेसीबी लगाकर पूरी तरह से इस बिल्डिंग को गिराया गया। जरा फुल स्क्रीन की तस्वीरें पहले मैं दिखाऊं, देखिए जरा, लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी का बुलडोजर दाऊद पर चला है। देखिए जरा किस तरह जेसीबी लगाकर पूरी तरह से इस इमारत को ढाया गया। ये देखिए, जेसीबी ने पहले इसकी दीवारों को तोड़ना शुरू किया। दरअसल ये अवैध संपत्ति थी, गैर कानूनी प्रॉपर्टी थी दाऊद की। ये योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरी तरह से गिरा दिया। ये एक और तस्वीर इसकी दिखाते हैं आपको, सिर्फ 5 सेकंड में दाऊद की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ढह गई। देखिए जरा, मिट्टी में मिल गई। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 1 2 3 4 और 5 सेकंड में पूरी इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई। ये दाऊद की 100 करोड़ की गैर कानूनी संपत्ति थी। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। और इसी तरह का योगी का गुस्सा पहले भी डॉन और बाहुबलियों के खिलाफ देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में अगर अवैध संपत्ति है, गैर कानूनी कब्जा है, तो योगी आदित्यनाथ उसे हरगिज बख्शते नहीं है। उसी की एक नजीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 5 सेकंड में देखिए। पूरी इमारत जमींदोज हो गई, पूरी इमारत जमीन में मिट्टी में मिल गई। 100 करोड़ की संपत्ति दाऊद की बताई जा रही है जो लखनऊ में मौजूद थी। इसके लिए बाकायदा दाऊद को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इस पर दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा किस तरह लखनऊ में यह इमारत भरभरा कर बैठ गई। योगी की जेसीबी चली। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, बुलडोजर पहुंचा मौके पर। इससे पहले नोटिस दिया जा चुका था दाऊद को, जेसीबी ने तोड़ना शुरू किया और पूरी तरह से जब दीवारें और उसकी आगे का हिस्सा तोड़ दिया गया, तब पूरी इमारत को गिरा दिया गया। देखिए जरा, योगी का बुलडोजर ऐसा चला कि पूरी इमारत ढह गई। तो यह सिर्फ इकलौती इमारत नहीं थी दाऊद की। इससे पहले आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में डॉन हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या कुट्टू सिंह हो, इन सब की संपत्ति पर इसी तरह योगी का हंटर और हथौड़ा चला है। लेकिन इस बार दाऊद शिकंजे में था। देखिए जरा, सौ करोड़ की संपत्ति पर योगी स्ट्राइक। दाऊद के आशियाने पर योगी का बुलडोजर। बाहुबली की इमारत पर योगी का हथौड़ा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सीएम योगी का मिशन बुलडोजर जारी है। सीएम योगी मिशन क्लीन यूपी में एक के बाद एक बाहुबलियों की अवैध संपत्तियां ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। योगी ने दाऊद की 100 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी को जेसीबी लगाकर गिरा दिया। दाऊद की 100 करोड़ की यह इमारत लखनऊ में थी, जिसे गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। पलक झपकते ही दाऊद की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिल गई। इससे पहले यूपी के कई बाहुबलियों के करोड़ों के कब्जे को योगी ढा चुके हैं। हाल ही में सीएम योगी के आदेश पर डॉन मुख्तार अंसारी की लग्जरी ऑडी कार को घर से ही खिंचवा लिया गया था। अंसारी, अनवर शाहजाद और सरजील रजा की ऑडी कार यूपी 32 FA 7007 कोड की जाती है। इसके अलावा लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के रानी सल्तनत प्लाजा पर भी योगी सरकार का हथौड़ा चला था। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, बल्कि माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। हाल ही में इलाहाबाद में अतीक के करोड़ों के 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सीएम योगी के बुलडोजर ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया था। बाहुबली अतीक के 5 करोड़ के एक मकान पर भी योगी ने बुलडोजर चलवाया था।
इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर दाऊद है कौन, उनका तारुफ क्या है। 100 करोड़ की संपत्ति ढा दी गई। आपने देखा अतिक्रमण किसी का भी हो, योगी राज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉन हो या फिर बाहुबली, अवैध निर्माण जो करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। उसके अवैध निर्माण को गिराने में भी योगी सरकार देर नहीं करेगी। लखनऊ जिला प्रशासन ने ऐसी ही एक इमारत को पल भर में जमींदोज कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह अवैध निर्माण था किसका। जिस इमारत को जमींदोज किया गया वो बीएसपी के पूर्व सांसद रहे दाऊद अहमद की थी। जी हां, यह है दाऊद अहमद। 1999 से 2004 तक शाहबाद सीट से बीएसपी से सांसद रहे। 2007 से 2012 तक बिहानी हरदोई से विधायक रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर मोहम्मदी से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। 2019 में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उन्हें बीएसपी से बाहर कर दिया गया। इससे पहले लखनऊ में ही दाऊद के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन योगी का जो ये हंटर है, ये सिर्फ दाऊद पर नहीं चला। इससे पहले योगी ने उत्तर प्रदेश के डॉन, बाहुबली और बड़े बड़े अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। आइए आपको बताते हैं किस बाहुबली की कितनी संपत्ति पर योगी का हंटर चला है। योगी राज में सब बराबर हैं, बाहुबली, डॉन से लेकर अवैध निर्माण करने वाले छोटे अपराधी भी। लखनऊ में की गई इस कार्रवाई से पहले योगी सरकार का बुलडोजर बड़े बड़े बाहुबली और डॉन की संपत्ति पर भी चल चुका है। यूपी सरकार ने पिछले 1.5 साल में माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। अब तक बाहुबली अतीक अहमद की 326 करोड़ की संपत्ति पर सीएम योगी का बुलडोजर चल चुका है। डॉन मुख्तार अंसारी की 194 करोड़ की संपत्ति पर सीएम योगी का हथौड़ा चल चुका है। गैंगस्टर सुंदर भाटी की 63 करोड़ की संपत्ति योगी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। गैंगस्टर ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। यह है योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को यकीन है कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपराध को खत्म कर दिया है, इसीलिए वो अब ऐलान जंग कर रहे हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान जंग कर दिया है विरोधियों के खिलाफ कि चुनाव में सिर्फ 8 महीने बचे हैं और योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयार हैं विरोधियों से दो हाथ करने के लिए, चाहे वो विरोधी कोई क्यों ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान जंग कर दिया, उन्हें यकीन है कि वो 2022 में जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुद रिपब्लिक भारत पर इस ऐलान जंग को कबूल किया। सुनिए जरा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ प्रदेश के अंदर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के चुनाव जीतेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में भी बनेगी। 2024 में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका के साथ केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो 2014 में 2019 में जो परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिए हैं उससे भी बेहतर परिणाम देने की ओर अग्रसर होगा। ओबीसी एक बड़े नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के इस चैलेंज को स्वीकार करती है। तो योगी दो हाथ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि योगी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। योगी आखिर इतने आत्मविश्वास में क्यों है, यह भी जान लीजिए। दरअसल योगी के कॉन्फिडेंस की वजह है यह जो तस्वीर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है योगी के विश्वास की वजह, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 67 सीटें, जी हां 75 में से 67 सीटें योगी आदित्यनाथ ने जीती। अखिलेश यादव के खाते में सिर्फ 5 सीट आई, सिर्फ 5 सीट, और अन्य के खाते में 3 सीट आई हैं। यह है योगी आदित्यनाथ के आत्मविश्वास की वजह। कांग्रेस के खाते में 0 और बीएसपी ने पहले से ही वॉकओवर दे दिया था। तो आइए अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने
इस बड़ी जीत के बाद वो गोरखपुर में थे। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि और सदस्यों से योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ को यह यकीन और भरोसा है कि इस जीत के बाद, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसके बाद अब 2022 का जो फाइनल फाइट है उसमें भी योगी आराम से जीतेंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी कैसे, एक योगी कैसे सब पर भारी है। आइए अब आपको यह बताते हैं। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा। इस मुकाबले में योगी ने राज्य की तमाम सियासी सूरमाओं को धूल चटा दी। उत्तर प्रदेश में योगी की ऐसी आंधी चली कि तमाम विपक्षी योगी के सामने तिनके की तरह उड़ गए। योगी को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हराने और अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में अखिलेश यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश ने इस चुनाव की कमान खुद संभाल रखी थी, सारी रणनीति वो खुद बना रहे थे। योगी पर जमकर हमले कर रहे थे, पार्टी के जिला प्रभारियों पर कार्रवाई कर रहे थे जिन पर उन्हें शक था कि ये लोग पाला बदल सकते हैं, लेकिन सारे पैतरे अखिलेश यादव के धरे रह गए। पार्टी को केवल 5 सीटें मिली। योगी की सियासी ताकत का ही असर रहा कि मायावती चुनाव मैदान से बाहर हो गई। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। मायावती को इस बात का एहसास था कि योगी को रोकना आसान नहीं है। ऐसे में चुनाव से बाहर बैठकर ही अपनी इज्जत बचाना उन्होंने मुनासिब समझा, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ कोई हवा ना बना पाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है भी या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का वजूद यूपी में बचा है या नहीं, शंका होने लगी है। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका वाड्रा कहां है, किसी को नहीं मालूम। यूपी में जबरदस्त चुनावी माहौल था। अखिलेश यादव खुद को योगी के सामने मुख्य विपक्ष के तौर पर उभारने में लगे थे। मायावती अपनी अलग रणनीति बना रही थी, मगर प्रियंका दिल्ली में आराम फरमा रही थी। नतीजे सामने हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी अगले साल अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है कि कोई साथ लड़ना चाहेगा तब तो किसी के साथ कांग्रेस लड़ेगी। इस बार तो अखिलेश भी राहुल को साइकिल पर बिठाने के मूड में बिल्कुल नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ओवैसी तो नहीं, लेकिन इस दौरान ओवैसी पूरे राज्य में अपने लिए माहौल बनाते नजर आए। कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने का बयान देकर, कभी 10 दलों के साथ गठबंधन करके माहौल बनाते रहे। ओवैसी ने योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का बयान देकर भी सियासी माइलेज लेने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ओवैसी को समझ में आ गया होगा कि योगी से मुकाबला आसान नहीं होगा। इस बात का इल्म सभी नेताओं को हो चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से भगवा हो चुका है 2022 चुनाव नतीजों से पहले। ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा आपको भगवा रंग का दिखाई दे रहा है। ये जो हरे मैंने आपको जिले दिखाए हैं, ये समाजवादी के खाते में आए हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 जिले, एटा, इटावा जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और बलिया, सिर्फ 5 जिलों पर कब्जा है। ये अगर फुल स्क्रीन में दिखाऊं, फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, और ये देखिए जरा, प्रतापगढ़ और जौनपुर, ये 2 और जिले, यानी 67 जिले योगी ने जीते हैं। किस तरह उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा भगवा हो चुका है। 2017 में भी लगभग ऐसी तस्वीर थी। ये जो तस्वीर है, ये विरोधियों को डराने वाली है, क्योंकि देखिए कैसे विपक्ष और विरोधी सिमट कर बहुत लिमिटेड छोटे दायरे में रह गए हैं। और इन नतीजों से एक बात और साफ हो गई है, किसान आंदोलन 6 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है। किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका कहना यह है कि उनकी उपस्थिति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी को वो 2022 में हराएंगे। लेकिन ये जो ट्रेलर योगी ने दिखाया है, टिकैत भी फुस हो गए इस ट्रेलर के आगे। टिकैत का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है और पश्चिमी यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की है। जी हां, आइए आपको बताते हैं कैसे टिकैत की हवा निकल गई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसान आंदोलन के बाद लगा था ये कि योगी सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे आप वेस्टर्न यूपी भी कहते हैं, यहां भारी नुकसान होगा। विपक्षी दलों और स्वघोषित किसान नेताओं ने भी योगी सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया था। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जो नतीजे आए हैं,
उनमें इन सब की कलाई खुल गई। इन नतीजों ने बीजेपी विरोधी किसान नेताओं के बड़बोलेपन की हवा निकाल दी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जी हां, वो जिले में आपको बताने जा रहा हूं जहां इस आंदोलन जीवियों का माना जा रहा था असर, इन तथाकथित किसानों का असर माना जा रहा था। वो जिले देखिए जरा, मेरठ, बरेली, हापुड़, संभल, ये 4 जिले, न सिर्फ ये 4, मथुरा, बदायूं, आगरा, इटावा, औरैया, रामपुर, शामली, हाथरस, मैनपुरी, बिजनौर, अलीगढ़, अमरोहा, कासगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। एटा, एकमात्र एटा ऐसी सीट रही है जहां सपा को जीत मिली है। बागपत और बागपत से जैन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने जैसे तैसे जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। बीजेपी ने पिछली बार 63 सीटें जीतने से के सपा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सपा ने आपको बताएं 2010 में 63 सीटें जीती थी, बीजेपी ने अभी 67 सीटें जीती हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कैसे टिकैत ये दावा कर रहे थे कि योगी को 2022 में जवाब देंगे, लेकिन योगी ने टिकैत और उनके कथित राजनीतिक आंदोलन, जो उनका राजनीतिक आंदोलन हो चुका है पूरी तरह से, उसको भी इन नतीजों के जरिए योगी ने बिना कुछ कहे जवाब दे दिया। सुनिए जरा। प्रचार क्यों करते? हम तो अपनी बात कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। अब वहां तो जनता ही नहीं की तलाश में बैठी, ये चले जाने एक बार जाएंगे तो ये आवेंगे गिर के। अब नहीं जाएंगे 2 महीने में गाँव में जाएंगे, 2 महीने में भी 4 महीने में जाएंगे। इनसे लोग सवाल जवाब जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ प्रदेश के अंदर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के चुनाव जीतेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में भी बनेगी और 2024 में भी जो 2014 में 2019 में जो परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिए हैं उससे भी बेहतर परिणाम देने की ओर अग्रसर होगा। तो योगी तो कह रहे हैं कि जो 2019 और 17 में नतीजे आए थे उससे ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। आइए आपको बताते हैं टिकैत कैसे अपने घर में हार गए। यह बहुत बड़ी खबर है। राकेश टिकैत के घर में ही उनकी फजीहत हो गई। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से आते हैं। टिकैत की भारतीय किसान यूनियन, जिसे आप बीकेयू के नाम से जानते हैं, भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में बीजेपी को हराने के सारे तकड़म आजमाए, लेकिन सब फेल हो गए। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की ओर से सत्येंद्र बालियान को मैदान में उतारा था। और इतना ही नहीं, किसान यूनियन को विपक्षी दलों का भी समर्थन हासिल था, लेकिन टिकैत समर्थक उम्मीदवार को इतने कम वोट मिले। सोचिए जरा, जो उम्मीदवार टिकैत के समर्थन का था उसे इतने कम वोट मिले कि जीतने वाला उम्मीदवार भी शर्मा जाए। सत्येंद्र बालियान को केवल और केवल 3 वोट मिले। 3, जी हां, सिर्फ 3 वोट मिले। दरअसल मुजफ्फरनगर में 43 जिला पंचायत सदस्य थे। जीत के लिए 22 वोटों की जरूरत थी। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर वीलपार निरवाल को 30 वोट मिले। जीतने के लिए चाहिए थे 22 और बीजेपी को उम्मीदवार को 30 वोट मिले। और सत्येंद्र बालियान, जो राकेश टिकैत समर्थक था, सत्येंद्र बालियान को महज 3 वोट से संतोष करना पड़ा। जी हां, 3 वोट से। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने जाट और मुस्लिम वोटों का कॉम्बिनेशन बनाया था और 2.5 साल का फॉर्मूला भी बाकायदा तय कर लिया था, लेकिन हाथ खाली हो गए। लेकिन इन नतीजों ने, इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ने एक चीज और साफ कर दी है कि मुस्लिम वोट भी अब योगी आदित्यनाथ के साथ आ गए। ये मुस्लिम वोटरों को आप देख रहे हैं, जो जश्न योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद मन रहा है। यह माना जाता था कि मुसलमान योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से परहेज करते, लेकिन इन नतीजों ने साफ कर दिया कि कैसे मुस्लिम वोट भी योगी के साथ आ गया है। आइए आपको बताते हैं जरा कैसे बीजेपी के साथ मुसलमान आए। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इस बार बीजेपी ने सारे मिथक तोड़ दिए। इस चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के वोट थोक के भाव में मिले। सियासी पंडित भी हैरान हैं कि आखिर योगी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया। बिजनौर में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। जी हां, बिजनौर में मुस्लिमों के 12 वोट
ग्रिड अगर हम हटाएंगे, 12 वोट मुस्लिमों के बीजेपी को मिले, 12 में से 4 वोटर महिलाएं थीं। फर्रुखाबाद की बात करूं तो यहां ताहिरा मिस्कात ने बीजेपी को वोट दिया। ताहिरा इकलौती मुस्लिम महिला सदस्य थीं। हापुड़ की बात करूं तो यहां नसरीन ने बीजेपी को वोट किया। गाजीपुर में एमआईएम के 2 वोट बीजेपी को मिले, एमआईएम ने इससे इनकार किया। देवरिया की बात करें तो यहां अंबर जहां ने बीजेपी को वोट किया है। भटनी में जमीला खातून ने बीजेपी को वोट किया है। तो ये वो वोटर जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है, ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक अच्छी खबर है, ये कहा जा सकता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कैसे भाईजान ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि वो उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ के योगी को वोट किया है और योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की यह चुनौती स्वीकार कर ली। सुनिए जरा। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ओबीसी एक बड़े नेता हैं, देश के अंदर उनका अपना जनाधार है। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी का गठबंधन करने का अधिकार है। मैं उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के इस चैलेंज को स्वीकार करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, जिनकी तबीयत फिलहाल खराब है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। शनिवार देर रात उन्हें लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। उनके शरीर में सूजन की शिकायत है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों ने अगले 24 घंटे उनके लिए काफी अहम बताए हैं। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। जी हां, योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। कल्याण सिंह आईसीयू में हैं। योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहे, कल्याण सिंह का हालचाल लिया। पिछले हफ्ते भी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मेडिकल जांच में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ बताया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि कल्याण सिंह 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2009 में वो सांसद भी बने। 2014 से 19 तक वो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। जी हां, क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या उनकी कुर्सी बचेगी? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उनका इस्तीफा जिस वजह से हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या जिस वजह से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ उसी वजह से ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? आखिर क्या परिस्थिति और क्या हालात है जो ममता बनर्जी की कुर्सी संकट में है? बेशक आपको बताएं कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर धामी ने शपथ ले ली है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शपथ ले ली, लेकिन ममता बनर्जी, ये शपथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी बन गए। तो सवाल यही है कि ममता बनर्जी भी क्या इस्तीफा देंगी या कुर्सी बचेगी? आइए आपको बताते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको बताते हैं उत्तराखंड में आखिर क्यों रावत को इस्तीफा देना पड़ा और इसका असर पश्चिम बंगाल तक कैसे होने वाला है। रावत के इस्तीफे का असर सीधे सीधे ममता बनर्जी पर कैसे हो रहा? दरअसल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को 4 महीने बाद ही कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत किसी सदन के सदस्य नहीं थे। रावत को 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी था अगर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी था। दरअसल मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए रावत को सितंबर तक विधायक बनना ही बनना था, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव पर रोक लगाई हुई और इस वजह से हुआ क्या कि रावत को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए, वो विधायक नहीं बन पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब यही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है।
पश्चिम बंगाल में उत्तराखंड जैसे हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भी यही संकट आ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु से चुनाव हार गई थी। हालांकि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। 5 मई को ममता ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली थी। 5 मई को शपथ ली थी। नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार उन्हें 6 महीने पहले यानी 4 नवंबर तक, 6 महीने के अंदर 4 नवंबर तक किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री बनी रहना चाहती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता ले लेनी होती है। ये 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं? नवंबर में। इसके लिए ममता ने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर भी खाली करवा ली थी कि चुनाव आयोग जब चुनाव करवाएगा तो भवानीपुर से चुनाव जीतकर और मुख्यमंत्री बनी रह सकेंगी और एक सदन की सदस्य हो जाएंगी। लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव पर सस्पेंस है और इसी वजह से तीरथ सिंह रावत की तरह ममता पर भी संकट मंडरा रहा है। अगर नवंबर तक चुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में भी उत्तराखंड की तरह विधान परिषद नहीं है, यानी ममता बनर्जी के लिए यह बड़े मुश्किल हालात है कि या तो वो इस्तीफा देंगी या चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे चुके क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा था। सितंबर तक उन्हें सदस्यता लेनी थी। यही अब ममता बनर्जी पर भी नियम लागू होगा और इसी नियम के तहत ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी की राह में मुश्किलें बहुत है। इस्तीफे के अलावा अभी फिलहाल कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। आइए आपको बताने जा रहा हूं ममता के सामने मुश्किलें क्या हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के पास अब विकल्प क्या है, क्या ऑप्शन बचा है ममता बनर्जी के पास। दरअसल कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल सभी चुनाव रोक दिए हैं। ममता ने हालात को समझते हुए विधान परिषद वाला दांव भी खेला था। ममता ने विधानसभा से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास कराया, लेकिन इसके लिए लोकसभा की मंजूरी जरूरी है और ममता के केंद्र के साथ रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। दरअसल पहले से व्यवस्था थी कि एक बार पद से हटने के बाद ऐसे नेता दोबारा मंत्री पद की शपथ लेकर, होता क्या था अमूमन कि मान लीजिए एक बार मंत्री पद की शपथ ली, 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया, 6 महीने में सदस्य नहीं बने तो इस्तीफा देकर फिर से शपथ ले लेते थे। तो 6 महीने की अपनी छूट को 1 साल तक बढ़ा लेते थे। लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस नेता तेज प्रकाश सिंह मामले के बाद हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 1995 में तेज प्रकाश मंत्री बने, तब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। 6 महीने के कार्यकाल पूरा करने के बाद तेज प्रकाश ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव जीते तो मंत्री बन गए। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसी तरह की मुश्किल में फंस चुके हैं। आपको याद होगा 28 नवंबर 2019 को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट ने उद्धव को विधान परिषद के लिए मनोनीत करने की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। बाद में क्या हुआ, विधान परिषद चुनाव होने पर उद्धव जीते और फिर कुर्सी बच पाई थी। पिछले साल मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को 6 महीने में विधानसभा का सदस्य न चुने जाने के चलते मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नवंबर में उपचुनाव में जीत कर आने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया। मतलब यह कि अगर कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होते हैं तो ममता को इस्तीफा देना पड़ सकता है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि तीरथ को बचाने के लिए संभव है कि चुनाव आयोगों को नियमों का हवाला दे सकती है बीजेपी, लेकिन जिस तरह से तीरथ को खुद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब इसकी उम्मीद बहुत कम है। बीजेपी इस पूरे मामले में दखल देगी। अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरे तो चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको बताएं कि फिर ममता बनर्जी के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। तो ममता बनर्जी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन आपको याद होगा एक बार खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ममता उन्हें तोहफा भेजती हैं। इसी तरह ममता बनर्जी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भेजे। तो ये ममता बनर्जी की मैंगो डिप्लोमेसी है। देखिए जरा उसी पर यह रिपोर्ट।
बंगाल चुनाव में तीखी बयानबाजी के बाद ये सियासत की मिठास है। इसे ममता बनर्जी की मैंगो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जो काफी पुरानी है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम भेजे हैं। 2011 से ही ममता प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं को बंगाल के स्पेशल आम भेजती है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता ने यह परंपरा शुरू की थी, जो 10 सालों से जारी है। बंगाल में जोरदार प्रचार के बाद इस बार भी ममता ने पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई नेताओं को आम भेजे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तो इस बार आम भेजें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे कि आम की मिठास के साथ रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। और बात करते हैं आमिर खान और किरण की। तलाक के बाद साथ आए आमिर और किरण। एक बार फिर से तलाक के बाद 15 साल तक दोनों रिश्तों में रहे और तलाक के बाद एक बार फिर से एक साथ नजर आए। आमिर और किरण ने क्या कहा है, आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। अब तक कल जेरे बहस और चर्चा में था कि 15 साल पहले रीना से तलाक लिया था और फिर दोबारा 15 साल बाद अब किरण से तलाक लिया। सबसे पहले आमिर खान और किरण राव को सुनिए, तलाक के बाद दोनों क्या कह रहे हैं। आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शौक लगा होगा। और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। और पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है। जो हमारा बच्चा है आजाद, वैसे पानी फाउंडेशन। तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। और बस यही कहना था हम लोग को। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आमिर और किरण क्यों अलग हुए। 15 साल की शादी के बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की निजी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान का एक बार फिर तलाक हो गया। आमिर ने पत्नी किरण राव से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन आखिर इस परफेक्ट जोड़ी के अचानक इम्परफेक्ट होने की वजह क्या है? दरअसल वजह बताई जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच दिक्कतें शुरू हुई। दोनों के बीच हालात बिगड़ते चले गए। बात नहीं बनी तो अलग होने का फैसला लिया। आमिर खान और किरण राव की मुलाकात आपको याद होगा फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। 28 दिसंबर 2005 को दोनों ने शादी की थी। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि आखिर तलाक के बाद दोनों बोले क्या। दोनों ने एक साझा बयान जारी किया, ज्वाइंट स्टेटमेंट। क्या है वो साझा बयान, आइए आपको दिखाते हैं। आमिर और किरण ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने लिखा कि इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और खुशी को शेयर किया है। हमारा रिश्ता सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार से बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले अलग होने के प्लान को शुरू किया था। अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं। हम दोनों अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक परिवार की तरह शेयर करेंगे। अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और दूसरी परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे। आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखेंगे। धन्यवाद और प्यार, किरण और आमिर। ये साझा बयान था। लेकिन आइए आपको बताते हैं आमिर खान का ये दूसरी बार तलाक हुआ। इससे पहले आमिर खान का रीना दत्त के साथ तलाक हुआ था। रीना दत्ता के साथ 15 साल की शादी टूटी थी। लगभग 15-16 साल दोनों साथ रहे। उसके बाद किरण के साथ आमिर खान ने शादी की थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दोनों की शादी टूटी क्यों थी, यानी आमिर खान की पहली शादी क्यों टूटी थी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पीछे वजह यह थी, 16 साल की शादी को खत्म किया था 2002 में। दोनों अलग हुए थे। किरण राव को बताया जाता है इसकी बड़ी वजह। और लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर थी किरण राव और लगान की प्रोड्यूसर थी आमिर की पत्नी रीना दत्ता, पहली पत्नी। शूटिंग के दौरान दोनों आमिर और किरण करीब आए और उसके बाद 2002 में शादी की। आमिर ने इन बातों को गलत बताया है। आमिर का कहना है कि रीना से रिश्ता अलग होने के पीछे वजह किरण हरगिज नहीं थी। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।